हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं तीन टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल इंडिया। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज रियल है और क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है खासकर रूरल इंडिया के ऊपर। अर्बन इंडिया के में फ्लड और बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं, बट रूरल इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट को हम असेस करेंगे। सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में, इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, हर सब्जेक्ट के साथ, डिजास्टर में, हर सब्जेक्ट के साथ आप इसको देख सकते हो और किसी भी पेपर में इसको पूछा जा सकता है। इनफैक्ट एज ए ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है। सेकेंड टॉपिक इज इंडियाज टर्न टू रिपे द ग्रीन रेवोल्यूशन डेब्ट। इंडिया का टर्न हो चुका है ग्रीन रेवोल्यूशन डेट को पूरा करने का। डेट, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है आपको पता होगा, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। थर्ड, इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आईआर से रिलेटेड है। मल्टी अलाइनमेंट किससे रिलेटेड है? आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इंटरनेशनल रिलेशन में हाल फिलहाल 15 डेज में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं, इसी वजह से इसको हम कवर करने वाले हैं। और जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आप कुछ नया सीखते हो, खासकर कीवर्ड्स नए सीखते हो, नए नए कीवर्ड सीखते हो, आपकी वोकेबलरी में एडिशन होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट कि आपका कॉग्निटिव जो इफेक्ट है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से काम करे और आपका मेमोरी जो है इनहेंस हो इन कीवर्ड्स को लेके और इन वोकेबलरीज को लेकर के। आप जरूर मेंशन करो, कब कहाँ करो, कमेंट सेक्शन में करो। टॉपिक नंबर वन, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में देखो, यहाँ पे एक वुमेन की फोटो बनाई गई है और ये क्या कर रही है, यहाँ से वेल से, कुएं से पानी खींच रही हैं। तो ऑब्वियसली ये वेल क्या हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से ड्राई होने लगते हैं। तो ड्राउट भी होता है, फ्लड भी होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है। लैंड जो खेती वाले लैंड होते हैं ना, उनका डिग्रेडेशन होता है, इनका लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है और ये लोग माइग्रेट होने लग जाते हैं। तो ये पूरा इम्पैक्ट देखो, ये लोग माइग्रेट हो रहे हैं ना। तो माइग्रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मे बी इनका इनका विलेज जो है पूरा पूरा सूखे का शिकार हो गया है। मे बी उनका विलेज पूरा पूरा जो है वो ड्राउट का शिकार हो गया या फ्लड का शिकार हो गया है, ऐसा कुछ होता है तो फिर माइग्रेशन होने लगता है। Climate change is significantly altering the socio-economic landscape in rural India, triggering migration as communities grapple with severe economic environmental disruption. कम्युनिटीज ग्रैपल, ग्रैपल मतलब कम्युनिटीज जो है वो सफर कर रही हैं, परेशान है सीवियर इन्वायरमेंटल डिसरप्शन से। इन्वायरमेंट के डिसरप्शन जो है बहुत सीवियर हो गया, जिसको हम क्लाइमेट माइग्रेशन के नाम से आजकल जानने लगे हैं। किसके नाम से? क्लाइमेट माइग्रेशन या क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर की वजह से ऐसा होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक बॉडी है, उसने टर्म रखा है क्लाइमेट माइग्रेशन। उसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्रीडोमिनेंटली फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू सडन और ग्रेजुअल इन्वायरमेंटल चेंजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से या तो सडन चेंजेस हो, अचानक से बाढ़ आ जाए, फिर उनको छोड़ के जाना पड़े, या धीरे धीरे हर साल बाढ़ आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो उनको लगे कि ये जगह छोड़ ही देनी चाहिए, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट माइग्रेशन बोलते हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन के कॉज क्या है? सडन ऑनसेट डिजास्टर। ऑनसेट मतलब अचानक से डिजास्टर का आ जाना, या तो सडन हो जाए, ठीक है, और उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी कंट्री में ही रह जाते हैं, दूसरे कंट्री में नहीं जाते हैं। अब यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के लिए यूनाइटेड नेशन का ऑफिस वो हाईलाइट करता है कि अगर सडनली अचानक से डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे फ्लड्स, जैसे हरिकेन्स। हरिकेन्स मतलब वही आपका तूफान ही है, ठीक है, साइक्लोन ही है। जैसे अर्थक्वेक ऑफन कॉज सिग्निफिकेंट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, पीपल फ्ली टू सेफर ग्राउंड विद इन देयर कंट्री, अपने ही कंट्री में सेफर ग्राउंड पे जाते हैं। बट रिटर्निंग होम कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड। घर लौटना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड है, लाइवलीहुड डिस्ट्रॉयड है। The UN Refugee Agency emphasize how disaster often disproportionately affect vulnerable population. UN Refugee Agency ये बोलती है कि देखो डिजास्टर जो है वो डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट करते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशंस को। These population lacking resource or living in rain shadow areas, high risk areas, are more likely to be displaced and struggle to recover. जो पॉपुलेशन जो रेन शैडो एरियाज में रहती है, रेन शैडो एरिया में जहाँ पे रेन ज़्यादा नहीं पड़ती है, या हाई रिस्क एरिया में, आर मोर लाइकली टू बी डिस्प्लेस्ड एंड स्ट्रगल टू रिकवर, वो ज़्यादा डिस्प्लेस होते हैं और स्ट्रगल करते हैं रिकवर के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये माउंटेन है,
तो माउंटेन में ये होता है विंडवर्ड साइड, जहाँ विंड आती है। अब ये सी से के साथ होके विंड्स ऐसे आती हैं, और वो विंड अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। ये मॉइस्चर ऐसे ऊपर जाके क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। और बादल बरसता है, तो बादल बरसता है तो माउंटेन के इसी साइड बरस के रह जाता है। दूसरे साइड माउंटेन का, जिसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, वहाँ रेन डेफिसिट एरिया बन जाता है, इधर ड्राउट होने लगता है। तो इधर के लोग क्या करने लगते हैं, माउंटेन इधर के लोग माइग्रेशन करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, है ना। इसको रेन शैडो इफेक्ट बोलते हैं, इस साइड में रेन शैडो इफेक्ट। ठीक है, क्लाइमेटिक फिनोमेना कॉजिंग ड्राइनेस ऑन वन साइड, है ना, और दूसरे साइड क्या है, ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा पूरा आप चेन देख सकते हो, पूरा पूरा नेटवर्क देख सकते हो यहाँ माइग्रेशन के हिसाब से। 1 in 3 इंडियंस हैव मूव्ड और कंसीडर्ड मूविंग ड्यू टू वेदर रिलेटेड डिजास्टर, है ना। यहाँ पे 14 देखो, मुंबई में बारिश हमेशा होती है। ये पूरा बेल्ट जो देख रहे हो, इस पूरे बेल्ट में डिजास्टर की वजह से, जो भी डिजास्टर है क्लाइमेट रिलेटेड, इनके वजह से लोग या तो मूव कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं मूव करना चाहिए, है ना। इस एरिया में देखो, यहाँ भी सोच रहे हैं। आई हैव नॉट मूव्ड बट हैव कंसिडर्ड डूइंग सो, यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि मूव करना चाहिए क्या। ठीक बात है, तो अलग अलग एरियाज के लोग सोच रहे हैं कि उनको मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट माइग्रेशन स्लो ऑनसेट डिजास्टर एंड माइग्रेशन। धीरे धीरे उनका लाइवलीहुड, पहले क्या था फास्ट, अभी क्या है स्लो। फास्ट भी एक प्रॉब्लम है, स्लो वाली भी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, धीरे धीरे लाइवलीहुड खत्म होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है, सॉयल सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन मतलब सॉयल नमकीन होने लगता है, वहां पे लाइवलीहुड का खात्मा हो जाता है एक तरह से, तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। सी लेवल राइज एंड कोस्टल कमिटीज, कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे वाले एरियाज में सी लेवल बढ़ने से धीरे धीरे क्या होगा, वहां सबमर्जन शुरू हो जाएगा, और वहां की जो कोस्टल कम्युनिटी है वो थ्रेटन होती है। दिस कैन लीड टू परमानेंट डिस्प्लेसमेंट एज होम्स एंड फार्मलैंड बिकम सबमर्ज। इससे क्या होगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। ये 2100, अभी 2025 में हम खड़े हैं। तो जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जैसे ही पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है। बचपन से ये चीज आप पढ़ रहे हो, सी लेवल राइज कर रहा है, राइज कर रहा है। वाइजैक विशाखापट्टनम में राइज होगा 1.77 फीट, अगर हम बात करें 2100 तक। कोलकाता में 3.3 फीट सी लेवल राइज हो जाएगा। 3.3 फीट सी लेवल राइज करने से कितना एरिया सबमर्ज हो जाएगा कोलकाता का, आप सोचो। तो क्या कोलकाता आगे आने वाले टाइम में एक रहने वाली सिटी होगी? शायद नहीं होगी। कोलकाता नहीं होगा, भावनगर नहीं होगा, कोचीन नहीं होगा, मोरमुगांव नहीं होगा, ओखा नहीं होगा, पैरादीप नहीं होगा, मुंबई भी शायद नहीं हो। समझ में आ रही बात? तो ये जब एरिया जो है वहां पे सी लेवल राइज, ये कोस्टल एरियाज में सी लेवल राइज जो है वो भयंकर होने वाला है, काफी ज्यादा होने वाला है। ये एस्टिमेटेड सी राइज है। क्लाइमेट माइग्रेशन का कॉज क्या है? क्लाइमेट माइग्रेशन का थर्ड कॉज मिक्स्ड ड्राइवर। यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है यूएन डेसा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर एक्नॉलेजेस माइग्रेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज रेयरली कॉज्ड बाय अ सिंगल फैक्टर। सिर्फ सिंगल फैक्टर से नहीं होते। पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स ऑफन कंबाइन विद डिजास्टर टू फोर्स माइग्रेशन। डिजास्टर के साथ कंबाइन होते हैं जिससे कि माइग्रेशन को फोर्स करते हैं। पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिजास्टर, लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स। रीजनल केस स्टडी बुंदेलखंड रीजन, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। देखो ये रीजन जो है इसको बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा पार्ट पड़ता है इसका, मध्य प्रदेश में भी बनता है। यहाँ ड्राउट्स बहुत ज्यादा होता है, ड्राउट्स सूखा, है ना। रेनफॉल डिक्लाइन कर रहा है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस आ जाएगा, फार्मरों पे कर्जा बढ़ जाएगा। फार्मर्स वहाँ के जो होंगे आसपास दिल्ली विल्ली माइग्रेट करने लग जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने लग जाएंगे। ब्रेक डाउन हो जाएगा सोशल स्ट्रक्चर का। विमेन फेसिंग इंक्रीज वल्नरेबिलिटी एंड डिसरप्शन ऑफ चाइल्ड केयर एजुकेशन। चाइल्ड केयर एजुकेशन का डिसरप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र में इलाका है जिसको बोलते हैं मराठवाड़ा और विदर्भ, यहाँ भी बारिश नहीं होती है, यहाँ भी लोग माइग्रेट करने लगते हैं। यहाँ पे लोग गन्ना उगाते हैं, शुगर केन, और शुगर केन के लिए बहुत पानी चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा दे भी नहीं पाते हैं, और इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने के लिए मिलता है विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में। रीजनल केस स्टडी विदर्भ एंड मराठवाड़ा। सीजनल माइग्रेशन टू शुगर केन प्लांटेशन अमिडस्ट ड्राउट कंडीशन। यहाँ पे क्या है, शुगर केन प्लांटेशन का सीजनल माइग्रेशन शुरू हो जाता है। माइग्रेंट्स फेस डेट बॉन्डेज, उन पे डेट कर्जा बढ़ने लगता है। प्रिकेरियस लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन खराब हो जाता है। एंड एक्सप्लॉयटेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस क्या हो जाता है, एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन माइग्रेशन रिफ्लेक्टिंग वर्सनिंग इकोनॉमिक डिस्परेशन। जैसे जैसे पार्टिसिपेशन एल्डरली पॉपुलेशन का बढ़ता है माइग्रेशन में,
इकोनॉमिक डेस्परेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट माइग्रेशन, precarious livelihood, loss of skill and asset. Climate migration often lose previous job related skill and asset due to displacement. Climate migration की वजह से पुराना job related skill का loss हो जाता है, displacement की वजह से loss हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें 216 millions by 2050, estimated number of internal climate migrant globally। वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि 2050 तक किसी एक कंट्री के अंदर इंटरनली माइग्रेटेड लोग 216 मिलियन होंगे। ये सोचो, सोचो कितना ह्यूज है ये नंबर। 21 करोड़ लोग जो होंगे, 21 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनली माइग्रेट कर चुके होंगे। अब जब माइग्रेट करेंगे तो उनका मेंटल ट्रॉमा कितना होगा, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कितना होगा, हेल्थ वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से। आपने कल की मूवी देखी होगी, है ना? ठीक है, हर जगह ड्रॉट हो चुका है। डिटोरिएशन इन माइग्रेंट्स हेल्थ, माइग्रेंट का हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगा। सैनिटेशन उनको खराब मिलेगा, न्यूट्रिशन खराब मिलेगा, स्लम्स में जगह मिलेगी। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट माइग्रेशन, सोशल डिसरप्शन होने लगेगा। ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड। इरोजन ऑफ सोशल कोहेशन एंड कम्युनिटी रेजिलियंस, सोशल कोहेशन का इरोजन होने लगेगा, कम्युनिटी रेजिलियंस का इरोजन होने लगेगा। इकोनॉमिक प्री कैरिटी, इकोनॉमिक प्रीकैरिटी आएगी। साइकिल्स ऑफ डेट बॉन्डेज अमॉन्ग माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स में क्या आएगा? डेट बॉन्डेज बढ़ेगा, लिविंग कंडीशन खराब होगी, है ना? इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन दोगे आप? गवर्नमेंट को क्या चेंज लाना चाहिए? रूरल रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब होता है एक तरह से कैपेसिटी बिल्ड करना, है ना, स्ट्रेंथ। ठीक है, रेजिलियंस दृढ़ निश्चय बिल्ड करना। स्ट्रेंथन रूरल रेजिलियंस, डेवलप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, रूरल एरियाज में ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस डेवलप करो जो सस्टेनेबल हो, जो ड्राउट ड्राउट से या फ्लड से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हो। ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स को लगाना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंट हो। सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है? इंश्योरेंस। सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है? हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस। सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है? पेंशन, है ना? ये सोशल प्रोटेक्शन को और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है कि लोगों को डर नहीं लगे। ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, अफोर्डेबल हाउसिंग, सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज टू एकोमोडेट क्लाइमेट माइग्रेंट्स इफेक्टिवली। इंटीग्रेटेड क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग, align migration policies with climate adaptation and mitigation strategies, emphasizing local empowerment and participation, जिससे local empowerment को emphasize किया जाए और participation को emphasize किया जाए। conclusion क्या होगा? Addressing climate migration requires proactive policies combining rural resilience building with robust urban infrastructure development, so that कि urban infrastructure development क्या हो? robust हो। माइग्रेशन इज नॉट एन एडाप्टेशन, इट इज अ क्राइसिस। माइग्रेशन कोई एडाप्टेशन नहीं है, माइग्रेशन एक क्राइसिस है। माइग्रेशन कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है कि चलो अडाप्ट कर लिए काम हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को फील करिए। माइग्रेशन एक क्राइसिस है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। और इन एरिया में, खैर रूरल एरियाज की बात हम लोग कर रहे हैं, रूरल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, हम अर्बन माइग्रेशन की बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं। एक्नॉलेजिंग माइग्रेशन एज अ क्राइसिस रादर देन अ मियर एडेप्टेशन will enable policymaker to address the deeper socio-economic implications and develop comprehensive solution to secure livelihood and social stability. सेकेंड टॉपिक, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी एग्रीकल्चर के ऊपर है, इकोनॉमी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के हम बहुत बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। बेनिफिशियरी मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का हमें फायदा मिला था 1960s में, जब हम फूड क्राइसिस से, हंगर क्राइसिस से, फेमाइन के टाइम से गुजर रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का काम हुआ। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने हमें हेल्प किया। अलग अलग इंस्टीट्यूट, जैसे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। मेज मतलब मक्का, कॉर्न, है ना? मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर ने क्या किया? हमें हेल्प किया काफ़ी ज़्यादा। मेजर सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट रिसर्च, इट्स क्लोजर हैज अफेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, है ना? तो अभी बात क्या है? यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स जो एड देता है, एड मतलब हेल्प देता है, सहायता देता है। हमने लास्ट आईआर में इसको डिस्कस किया होगा, लास्ट 3-4 दिन पहले। तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर को जो पैसे देता है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो एडवांसेज देता है, उसको शट डाउन कर दिया है ट्रम्प साहब ने।
इससे जो ये इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो विलियम एस गॉड ऑफ यूएस एड के विलियम एस गॉड ने क्वाइन किया था टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन 1968 में, हाईलाइटिंग एफर्ट लाइक इंडियाज एडॉप्शन ऑफ हाई यील्ड व्हीट वेराइटीज टू टैकल ग्लोबल फूड चैलेंज को टैकल करने के लिए इंडिया ने हाई यील्ड वेराइटीज को अडॉप्ट किया था, है ना, जिसमें जिसमें इस इंस्टीट्यूशन का, जिसका नाम है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, आगे मैं इसको CIMMYT ही बोलूंगा, इसका काफी बड़ा रोल रहा है। US aid, which played a key role in supporting such agricultural advances, was shut down by the Trump administration from July 1. Its closure has affected institutions like CIMMYT। पैसा कहाँ से आएगा इनके पास, ठीक है, तो ये इंडिया को इसको सपोर्ट करना चाहिए। यूएस एड काफी कट हो गया है ना। यूएस एड क्या करेगा, यूएस एड जो एजेंसी है वो सिर्फ 294 एम्प्लॉय को रिटेन करेगी। उसके पास कितने स्टाफ थे, 10,000 से ज्यादा। सोचो 10,000 आउट ऑफ 10,000 स्टाफ दे विल ओनली रिटेन 294। कितना ह्यूज स्टाफ कट किया है, ह्यूमैनिटेरियन एड कट होगा। ये सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इतना ज़्यादा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन को बहुत ज़्यादा एड मिला है क्योंकि रशिया से वॉर जो लड़ रहा है, इथोपिया, जॉर्डन, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, यूएस एड से मिला है, ठीक है, यूएस एड से मिला है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रम्प साहब कट करने वाले हैं। ये है CIMMYT बिल्डिंग। मैक्सिको हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, इसका हेडक्वार्टर क्या है, मैक्सिको है। और एक राइस का भी इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, फिलीपींस में है। हैज बीन टू द अदर बिग सीरियल ग्रेन क्रॉप। तो एक मैक्सिको में है व्हीट के लिए और फिलीपींस में है राइस के लिए। टू डेवलप सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज लाइक लर्मा, रोजो, सोनारा, फर्स्ट सोन इन इंडिया 1964-65, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चरलिस्ट उस समय पे थे नॉर्मन बोरोलॉग, जो क्लोजली एसोसिएटेड थे CIMMYT के साथ। यूएस एड लेटर बिकेम CIMMYT's मेन फंडर। इसका मेन फंडिंग कहाँ से आता था, यूएस एड से आता था। जितना पैसा उसको मिलता था, $211 मिलियन जो मिला, वो $83 मिलियन कहाँ से मिला, यूएस एड से मिला। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन 1960। 1960 में इसको फाउंड किया गया था। इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने, फोकस्ड ऑन राइस रिसर्च पैरेललिंग CIMMYT's रोल फॉर व्हीट। व्हीट के रोल को क्या किया था, फोकस किया था। द इंस्टीट्यूट हैज ऑफिसर्स इन 17 राइस ग्रोइंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। इंस्टीट्यूट के पास ऑफिस है 17 राइस ग्रोइंग कंट्रीज, एशियन अफ्रीका के 17 राइस ग्रोइंग कंट्रीज में, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज IRRI एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डेड प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज भी इनको मिला है फॉर ऑल ऑफिस एंड एक्टिविटीज ऑफ IRRI इन इंडिया। वाराणसी में इस IRRI का रीजनल सेंटर भी खुला हुआ है साउथ एशिया के लिए, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ दिनों मतलब 4-5 ईयर्स पहले ही या 5-6 ईयर पहले ही वाराणसी में इसका सेंटर खोला गया है। तो इन सेंटर्स को क्या चाहिए, फंड चाहिए। फंड कौन देगा, इंडिया को देना चाहिए जब यूएस बंद कर रहा है तो, ठीक है। CIMMYT एंड IRRI की इंस्टीट्यूशन बैक्ड बाय यूएस फाउंडेशन हेल्प एक्सपेंड व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन ग्लोबली इन्होंने व्हीट और राइस प्रोडक्शन को एक्सपेंड कराया, इंडिया में भी एक्सपेंड कराया। ये यूएस का कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी भी था कि फूड की कहीं कमी नहीं रहे। जहां फूड की कमी होती है वहां वहां पे सीधे सीधे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। बुरलॉक्स कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। बुरलॉक का क्या कंट्रीब्यूशन है, बुरलॉक्स व्हीट वेराइटीज एंड IRRI सेमी ड्वार्फ राइस स्ट्रेन्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स एंड रिड्यूस ग्रोइंग टाइम्स। बुरलॉक साहब जो इन्वॉल्व थे, तो क्रॉप यील्ड जो है बढ़ गया, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, और ग्रोइंग टाइम्स कम हो गया, है ना, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यील्ड जो है वो बढ़ गया था, ठीक है। उनको बुरलॉक साहब को 1970 में नोबेल पीस प्राइज में मिला था फूड सिक्योरिटी अचीव कराने के लिए। नोबेल पीस प्राइज इज नॉट अ इजी प्राइज, है ना। बहुत सारी व्हीट वेराइटीज हैं, हमें व्हीट वेराइटीज ऑब्वियसली याद नहीं करनी है। CIMMYT का वेराइटी हमने अडॉप्ट किया है, और भी वेराइटीज हमने अडॉप्ट की हैं, स्वर्णा, संबा मसूरी, है ना। इससे हमारा फूड सिक्योरिटी जो है बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। MS स्वामीनाथन साहब का भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। MS स्वामीनाथन, इनको रिसेंटली लास्ट ईयर 2024 में
MS स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इनोवेशन और कॉन्सिक्वेंस। बायोकेमिकल इनोवेशन क्या हुआ, हाइब्रिड सीड्स लाए गए, हाइब्रिड फर्टिलाइजर यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड, है ना। उससे क्या हुआ, ईल्ड प्रोडक्शन बढ़ गया, वीड्स एंड पेस्ट कंट्रोल हो गए, वीड्स कीड़े मकोड़े कंट्रोल हो गए, कॉस्ट फॉर फार्मर भी बढ़ गया, लेकिन ठीक है गरीब फार्मरों के लिए इतना पॉसिबल नहीं हुआ। इन्वायरमेंट का भी डिग्रेडेशन हुआ। मैकेनिकल में डीजल एंड इलेक्ट्रिक पंप पावर्ड इरिगेशन होना शुरू हुआ, पंप से, ठीक है। मैकेनाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट हो गया, वाटर सप्लाई कंट्रोल हो गया, लेबर का जरूरत कम हो गया, इंक्रीज इन एरेबल एरिया, एरेबल एरिया का इंक्रीमेंट हो गया, मार्केट का एक्सेस बढ़ गया, सोसाइटी में लैंड रिफॉर्म हुआ, लोन्स मिले लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में चेंज हुआ, फार्म कंसोलिडेशन, छोटे छोटे जो लैंड है उनको कंसोलिडेट किया गया, बेटर सीड्स एंड अदर इनपुट्स अवेलेबल टू पुअर फार्मर, पुअर फार्मर के लिए बेटर सीड्स अवेलेबल हुआ और अदर इनपुट्स अवेलेबल हुआ। कंटिन्यूड नीड फॉर CII, MMYT and IRRI. As of 2024-25, over 60% of India's wheat cultivation relied on CIMMYT germplasm, underscoring ongoing dependency. Ongoing dependency को अंडरस्कोर करते हुए, है ना, 60% इंडिया का वीट जो है वो CIIMT जर्म्सप्लांट से कल्टीवेट होना शुरू हुआ। Despite having a strong research institution, India remains reliant on these international center. हम इन इंटरनेशनल सेंटर पे रिलाई किए हुए हैं, तो अभी हमें इन इंटरनेशनल सेंटर को और ज्यादा सपोर्ट भी करना होगा कि ये हीट टॉलरेंट, ड्राउट रेजिस्टेंस, नाइट्रोजन एफिशिएंट, ये सब कीवर्ड हैं जो एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, जेनेटिकली एडवांस क्रॉप वेराइटीज को बनाएं। इंडिया के लिए रिकमेंडेशन क्या होगा, फंड करो, हमारे खुद का डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल रिसोर्स का कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, और कोलैबोरेटिव रिसर्च करो, AI वगैरह का, जीन एडिटिंग का, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सबका यूज होना चाहिए। 2024 में इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, जस्ट $0.8 मिलियन टू CIMMYT एंड $18.3 मिलियन टू IRRI, क्योंकि बगल में है हमारे, है ना। इंडिया शुड इंक्रीज फंडिंग फॉर दिस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक रिसर्च इन हीट एंड ड्राउट टॉलरेंस, हीट और ड्राउट टॉलरेंस में हम रिसर्च करें, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाएं, जीन एडिटिंग करें, AI टूल्स का यूज करें। However, this system must complement, not replace investment in India's own agricultural research system. हमारा खुद का रिसर्च बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये आसाम ट्रिब्यून से हमने लिया है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी, इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी, रिधिक पराशर साहब का ये लिखा हुआ है। मल्टी अलाइनमेंट क्या होता है, इंडिया जब किसी कंट्री के साथ अलाइन नहीं होती है, जैसे सब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ था, यूएस जो कि लीड कर रहा था कैपिटलिस्ट कंट्री को, यूएस के अलावा USSR ग्रुप बना हुआ था कम्युनिस्ट कंट्री का, जिसमें रशिया यूक्रेन कंट्रीज थे। तो ये दो ग्रुप में जो वर्ल्ड बटा हुआ था, तो उस समय इंडिया को ज्वाइन करना था, चाहे यूएस की साइड चाहे USSR। इंडिया ने बोला हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम किसी की तरफ अलाइन नहीं होंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे। तो हमारा जो पॉलिसी था वो नॉन अलाइन का, अभी नॉन अलाइन नहीं, अभी हमें सबके साथ अलाइन होना पड़ रहा है ना, इशू बेस्ड अलायंस करना पड़ रहा है। जिस बात में यूएस सही है यूएस के साथ, जिस बात में चाइना सही है चाइना के साथ, जिस बात में यूरोपियन यूनियन सही है उसके साथ, जिस बात में रशिया सही है उसके साथ, जिस बात में ईरान सही है उसके साथ, ताकि हमें मल्टी अलाइनमेंट फॉलो करना पड़ रहा है। मल्टी अलाइनमेंट इंडिया ने उस समय नॉन अलाइनमेंट इतना फॉलो किया था कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन गया था, और बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया उसको, तो वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन गया था। 5 कंट्रीज उस मूवमेंट के एक तरह से फाउंडिंग फादर से हमारे प्रिय श्री पंडित नेहरू, ठीक है, क्वामे नुकुरमा जो घना के प्रेसिडेंट थे, है ना, अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के थे, अहमद सुकर्नो जो इंडोनेशिया के थे, और जोसेफ कारो जो यूगोस्लाविया के थे, जोसेफ। तो ये 5 पर्सन्स ने मिलके या 5 कंट्रीज ने मिलके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था, तब की बात है, कोल्ड वॉर के टाइम की बात। अभी हम मल्टी अलाइनमेंट, एससीओ जिसमें कौन है, चाइना रशिया, क्वाड जिसमें कौन है, यूएस है, जापान है, अब हम दोनों के मेंबर हैं, अब हम दोनों के साथ खेल रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन अलाइनमेंट के लिए है। नॉन अलाइनमेंट में क्या था, डेवलपमेंट कराना है, छोटे कंट्रीज का सॉवरेनिटी इन्फोर्स रहना चाहिए, डिसआर्मामेंट कराना है बड़े कंट्रीज से, न्यूक्लियर को खत्म करना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हर कंट्री को मिले, कोलोनियलिज्म खत्म हो, रेसिज्म खत्म, ये सब सारा चीज चल रहा था। अब मल्टी अलाइनमेंट में हम G20 में लीडरशिप ले रखे हैं ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ आप जानते हो, बहुत बार मैंने डिस्कस किया, डेवलपिंग कंट्रीज का लीडरशिप, अफ्रीकन यूनियन को हमने ऐड कराया, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली हमने बहुत बार डिस्कस किया है,
उसमें हमें एंट्री मिला। हमने ईरान में छावार पोर्ट को कनेक्ट किया है INSTCC के थ्रू। इसको अभी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, है ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसमें कौन कौन से कंट्री है, रशिया, चाइना, ये इसके 10 मेंबर्स हैं, है ना। इसमें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, तो ईरान रिसेंट मेंबर बना है, बेलारस भी मेंबर बना है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज के साथ हम इसमें मेंबर हैं। G20, देखो G20 में ये सारी कंट्रीज आती है, G7 में ये 7 कंट्रीज, G8 में रशिया भी आ जाएगा, G20 में ये सारी कंट्रीज भी आ जाएंगी। 19 कंट्रीज के अलावा एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन, टोटल 21। अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने ही ऐड करा। ये सारा टॉपिक अभी हम रिसेंटली डिस्कस हम लोगों ने किया था। इसके अलावा इंडिया डेवलप कर रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी हमारा बढ़ रहा है, छावार पोर्ट से बढ़ रहा है, INSTC से बढ़ रहा है, ठीक। IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, काउंटर टू चाइनाज BRI, एनहेंसिंग स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी विथ यूरोप वाया द मिडिल ईस्ट। यूरोप का कनेक्टिविटी बढ़ रहा है किसके साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है। INSTC क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखो रशिया, रशिया में अगर मॉस्को से हमें ट्रेड करना है तो हम कैसे जाते हैं, ये मुंबई देखो, पहले आराम से देखो, मुंबई से हम ऐसे जाते हैं, ऐसे। ये जगह जो है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न। ये इससे यहाँ घुसते हैं। ये जगह जो है उसको बोलते हैं रेड सी, रेड सी। ये जगह जो है इसको बोलते हैं सुएज कनाल। ये जगह जो है इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से होके फिर हम अटलांटिक ओशन में घुसते हैं, वहां से साइड 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 साइड, ये फिर इंग्लिश चैनल, इससे घुसते हुए इधर 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 से, इधर 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 से, तब जाके हम रशिया में पहुंचते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां से मॉस्को, ठीक है। तो हमारा रशिया ट्रेड करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली रूट बना लें यहाँ से सीधे ईरान, ईरान में लैंड रूट या रेल रूट पकड़ लें और वहां से सीधे हम मॉस्को पहुंच जाते, दैट विल बी अ मच इजियर रूट फॉर अस, टाइम टेक डिले वगैरह कम होगा। तो इसको बोलते हैं INSTC, ठीक है। यहाँ पे देखो बाकू वगैरह इन्वॉल्व है ना, उत्तराखंड इन्वॉल्व है, तो इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व लग रही हैं, है ना। छावार पोर्ट, कांडला से छावार पोर्ट, यहाँ ईरान में छावार पोर्ट हमने डेवलप करवाया है। छावार पोर्ट पे हमने क्या भेजा है, टाइम टू टाइम हमने कांडला से शिपमेंट्स भी हम भेजते हैं, मुंबई से भी भेजते हैं, और यहाँ से रास्ता बना के हमने एक तरह से अफगानिस्तान के अंदर जारांज दिलाराम हाईवे भी बनवाया है, अफगानिस्तान में भी हम सामान भेजते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने मल्टी अलाइनमेंट क्या किया हुआ है, पहले हम 2015 में सागर अप्रोच लेके आए इंडियन ओशन की कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बट अभी हमारा अप्रोच क्या हो गया, महासागर, महासागर अप्रोच, ठीक है। 2025 में, पहले हम सिर्फ इंडियन ओशन रीजन पे फोकस करते थे, अब हम पूरे ग्लोबल साउथ पे फोकस करते हैं, पूरे इंडो पैसिफिक पे, पूरे अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे। पहले हमारा फोकस एरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी था, इकोनॉमिक टाइज था, ब्लू इकोनॉमी था, अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग सब हो गया है। पहले हमारा पार्टनरशिप में आसपास की कंट्रीज आती थी, अभी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। पहले हम एंटी पायरेसी, मैरीटाइम डोमेन, ये सब सिक्योरिटी डिफेंस करते थे, अब साइबर सिक्योरिटी, नेवल एक्सरसाइजेस सब करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो अभी हमारा महासागर इनिशिएटिव में, महासागर का मतलब मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसमें हमने कोऑपरेशन बढ़ा दिया है। मेजर डायमेंशन ऑफ इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी क्या होगा, एनवायरमेंटल लीडरशिप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फैसिलिटेट्स ग्लोबल सोलर एनर्जी कोऑपरेशन अमंग ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्रीज में हमें क्या करना होगा, इन्वायरमेंटल लीडरशिप दिखाना होगा। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली, ग्लोबली हमें डिजास्टर रेजिलियंस को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल CDRI along विथ इट्स सपोर्टिंग, देखो ये CDRI भी इंडिया का इनिशिएटिव है कि ग्लोबली हमें डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसमें पैसे भी हैं, देखो 480 करोड़ 2019 में हमने ये स्टार्ट कराया था प्लेटफॉर्म, जिसमें हम नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, है ना, कि तुमने कैसे डिजास्टर से बचा, एक कंट्री कैसे डिजास्टर से बच रही है वो दूसरी कंट्री को शेयर करेगी। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने बनाया है, मेड क्लाइमेट जस्टिस पे हम काम किए, सेंट्रल टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिशन लाइफ, लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ कैसे जीना है वो मिशन लाइफ है, प्रो प्लेनेट पीपल कैसे काम करना है, तो इन्वायरमेंटल लीडरशिप है, इस पे भी मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने 2015 में बनवाया था, फ्रांस हमारे साथ था इसमें, इंडिया एंड फ्रांस, सोलर एनर्जी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। मिशन हमारा एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव ए लाइट एट होम,
इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहले बन गया था। मेजर डायमेंशन ऑफ इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट का डायमेंशन क्या है? हम सबके साथ, हर कंट्रीज के साथ, मैक्सिमम कंट्रीज के साथ हम रिश्ता बना के रखेंगे। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया की बात करें, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, तो इनके साथ मिलके हम लोगों ने, सऊदी अरेबिया तो नहीं है, I2A2 फोरम बनाया। आई फॉर इंडिया, आई फॉर यूएस, यू फॉर इजराइल, यू फॉर यूएई, गल्फ नेशंस को कनेक्ट करने के लिए। ओमान देख रहे हो, ओमान, ये कंट्री ओमान है, वहां दक्कम पोर्ट, दक्कम पोर्ट हमने डेवलप किया, एक्सेस मिला हमें वहां पे, लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें दक्कम पोर्ट में मिलेगा। I2U2 में कौन सी कंट्री है? 4 है ना, इंडिया, इंडिया के अलावा यूएई, यूएई के अलावा इजराइल, इजराइल के अलावा यूएसए, ये 4 कंट्री I2U2 का पार्ट है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है बैलेंसिंग पार्टनरशिप, हमें यूएस को और चाइना को बैलेंस करना है, ईरान इजराइल को बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता है। मैनेजिंग डोमेस्टिक परसेप्शन एंड इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन वाइल सेफ गार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमें अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्या करना है? सेफ गार्ड करना है। नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक टेरेन, कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक टेरेन को नेविगेट करना है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को बढ़ाना है। वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कम करना है। कंक्लूजन क्या है? India's multi-alignment strategy has evolved into a nuanced approach of active international engagement, जिससे इंटरनेशनल एंगेजमेंट क्या रहे? एक्टिव रहे, नेशनल इंटरेस्ट मेंटेन रहे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। By diversifying diplomatic partnership and partnership participation in multilateral platforms, India effectively positioned itself to maximize its global influence while preserving sovereign decision making. हम हमें अपना sovereign decision making preserve करना होगा, जबकि ग्लोबल इन्फ्लुएंस को क्या करना होगा? मैक्सिमाइज करना होगा। तो आई होप ये तीनों टॉपिक आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आए होंगे। क्या क्या कीवर्ड्स आज आपने सीखा वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।